हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी क्यूरियोसिटी भरी है। दोस्तों, मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने लाइफ में कभी न कभी बचपन से लेके अब तक छोटी हो या बड़ी कोई भी चोरी की है तो दोस्तों ये मूवी लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं इस कहानी की एक्सप्लेनेशन को। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। मूवी के शुरू में हमें एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को दिखाया जाता है। उसी दौरान वहां से एक सीरो नाम का आदमी गुजरता है। तभी उसकी नजर एक 4x4 कार पर पड़ती है। वो वहाँ किसी को मौजूद ना देखकर उस मौके का फायदा उठाते हुए कार के डोर को ओपन करता है और उसके अंदर घुस जाता है और उस कार के डैशबोर्ड पर रखा सारा सामान चुरा लेता है और साथ ही उसका म्यूजिक सिस्टम भी चुरा लेता है। दरअसल सीरो एक चोर होता है और वो कार के अंदर चोरी करने के लिए घुसा था। चोरी करने के बाद उसे शरारत सूझती है और वो बैक सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। सारा काम होने के बाद सीरो जैसे ही डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि डोर पूरी तरह से लॉक हो गया है। यह देखकर सीरो तुरंत ही दूसरे डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है सीरो की बदकिस्मती, क्योंकि सारे डोर पूरी तरह से लॉक हो चुके थे। सीरो काफी कोशिश करता है लेकिन कोई भी डोर खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद सीरो दिमाग लगाता है और डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को हटाकर डोर को ओपन करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसे चोट भी लग जाती है और उसकी यह ट्रिक भी फेल हो जाती है। जिसके बाद सीरो अपनी बैग से गन निकालता है और फ्रंट शीशे पर चला देता है। तभी वो गोली रिफ्लेक्ट होकर उसकी पैर पर लग जाती है। दरअसल वो कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। अब सीरो के पैर में गोली लगने की वजह से उसके पैर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। अब सीरो उस ब्लड को रोकने के लिए अपनी टी शर्ट उतार कर उस पर बांध देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक यंग लेडी आकर अपनी लिपस्टिक को ठीक करने लगती है। तभी सीरो उससे हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन सीरो की जरा भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। दरअसल ये कार ब्लड प्रूफ के साथ साथ वॉइस प्रूफ भी होती है और साथ ही इसके सारे शीशे पोलराइज्ड होते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। लिपस्टिक ठीक करने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीरो अपनी वाइफ को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है, जिस वजह से उसका फोन भी ऑफ हो जाता है। अब सीरो के पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है सिवाय थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक के। अब कैसे भी करके सीरो एक रात तो गुजार लेता है। फिर अगली सुबह जब सीरो सोकर उठता है तो वह कुछ सोच रहा होता है और पेप्सी पी रहा होता है। फिर चुराए हुए म्यूजिक सिस्टम को वापस से सेट कर देता है और उसमें म्यूजिक बजाकर खुद को रिलैक्स फील कराता है और कुछ देर बाद वह फिर से डोर तोड़ने लगता है। उसी दौरान उस कार में एक कॉल आती है, जिसके बाद सीरो उस कॉल को रिसीव करता है, जिसमें एक आदमी बोलता है जो कि अपना नाम डॉक्टर एंड्रिक फरारी बताता है और कहता है कि मैं इस कार का ऑनर हूँ और मेरी ऑलरेडी 28 कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर 29 हो जाएंगी। लेकिन सीरो उससे एक ही वर्ड बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रिक इस कार की कुछ खूबियाँ बताता है। वह कहता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इसके सारे शीशे पोलराइज्ड है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। यह सुनकर सीरो उसे गाली देते हुए खुद को बाहर निकालने की बात करता है। सीरो उससे कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है। सीरो के इतना बोलते ही वो फोन कट हो जाती है और इस कार का एसी चालू हो जाता है। एसी चालू होने से सीरो को कुछ राहत मिलती है, लेकिन एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसको टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। अब धीरे धीरे कार में ठंड बढ़ जाती है, जिस वजह से सीरो वापस से अपने कपड़े पहन लेता है। सीरो ठंड को रोकने के लिए एसी के विंडो पर अपनी जीन्स के कपड़े को लगाने लगता है, लेकिन उसका भी कोई भी फायदा नहीं होता है। कार में धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सीरो कांपने लगता है। तभी फिर से एंड्रिक का कॉल आता है तो सीरो उसकी कॉल रिसीव करके उसे गाली देते हुए अपने आप को बाहर निकालने को बोलता है। तो एंड्रिक उसे कहता है कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा।
जिसके बाद एनरिक उससे पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। तो सिरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो एनरिक उससे कहता है कि नहीं, कोई भी फादर अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना बोलने के बाद एनरिक कॉल कट कर देता है। फिर कुछ समय बाद सिरो अपने सामने पुलिस को देखता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी वॉइस बाहर नहीं जा पा रही थी। वहीं बाहर खड़ा पुलिस वाला कार के चारों ओर देखता है और कार के शीशे पोलराइज्ड होने की वजह से वह उस कार का चालान काट देता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर जोर की बारिश होने लगती है। बाहर भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन सिरो यहाँ प्यास से तड़प रहा था। पानी न मिलने की वजह से सिरो काफी सुस्त हो चुका था। तभी कुछ देर बाद फिर से एनरिक का कॉल आता है। तो सिरो कॉल उठाते ही पानी मांगता है। तो एनरिक उससे उसका नाम और उसका आईडी नंबर पूछता है। तो सिरो उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। सिरो की पानी बोतल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, लेकिन सिरो की प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे पीने के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उस पानी को पूरा पी लेता है। अब धीरे धीरे फिर से रात होती है। अब सिरो को जोरों की भूख लग रही थी। तभी उसके सामने एक आदमी पिज्जा की डिलीवरी कर रहा था, लेकिन सिरो के सामने खाना होते हुए भी वो भूख से मर रहा था। फिर कुछ देर बाद एनरिक सिरो को टॉर्चर करने के लिए एसी में गर्म हवा चालू कर देता है, जिसकी वजह से सिरो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सिरो की भूख और बढ़ जाती है, जिसके बाद सिरो वहां रखी इंस्ट्रक्शन बुक को ही खाने लगता है, जिसके बाद उसे जोरों की प्यास लगती है। उसकी प्यास इस हद तक बढ़ जाती है कि उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद उसी कार में चोरी करने के लिए एक चोर आता है और वो उस कार का लॉक खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी देख लेता है और फिर उस चोर की जमकर पिटाई होती है और वो लोग उसे पुलिस में भी दे देते हैं। बाहर भले ही इतनी हलचल थी, लेकिन वहाँ किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स इस कार में भूख और प्यास से मर रहा है। इसके बाद सिरो जब रात में कार में शांति से बैठा होता है, तभी उसकी कार के पास एक कपल आकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन सिरो ने देखने के सिवा और कर भी क्या सकता था। इसके बाद अगली सुबह फिर से एनरिक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि डैशबोर्ड में एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। सिरो चॉकलेट खाने के बाद काफी अच्छा फील करता है। इसके बाद सिरो फोन की बैटरी को उठाकर धूप में रख देता है और खुद कार की फ्रंट सीट में बैठकर बाहर के लोगों को देखने लगता है, जिससे उसे काफी रिलैक्स मिलता है। फिर कुछ देर बाद सिरो उस कार को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है और काफी कोशिश करने के बाद सिरो बस एक छोटा सा होल कर पाता है और वो होल इतना छोटा होता है कि उससे उसकी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। अब तभी फिर से एनरिक की कॉल आती है और वो सिरो से कहता है कि मेरे पास एरिना और लियोनल की न्यूज है। सिरो एनरिक की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो न्यूज किसी और की नहीं बल्कि सिरो के बीवी और बच्चे की होती है। सिरो एनरिक से पूछता है कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। तो एनरिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि सिरो की $1 लाख की लॉटरी लगी है और वो पैसे देने की वजह से तुम्हें छोड़कर चला गया है। मतलब एनरिक सिरो को उसकी फैमिली के सामने धोखेबाज साबित करना चाहता था। यह सब सुनकर सिरो को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन सिरो कार में लॉक होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। फोन कट जाने के बाद सिरो डैशबोर्ड पर रखी बैटरी को उठाकर अपने फोन में डालता है और फिर अपने फोन को ऑन करता है और जल्दी से अपनी वाइफ एरिना को कॉल लगाता है, लेकिन एरिना किसी वजह से कॉल को पिक नहीं कर पाती, जिस वजह से सिरो को वॉइस मैसेज छोड़ना पड़ता है और इसी के साथ ही सिरो के फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है, जिस वजह से उसका फोन ऑफ हो जाता है। फिर रात में हम सिरो को देखते हैं कि खाली बैठकर बार बार कार के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार स्टार्ट हो जाती है और उस कार का गियर बैक गियर पर फंसा हुआ था, जिस वजह से सिरो उस कार को तेजी से बैक करने लगता है। तभी अचानक उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से कार का ग्लास डैमेज हो जाता है और वो वहाँ से आसानी से बाहर निकल आता है। सिरो पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां कैफे में घुस जाता है और पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगता है और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पर बैठकर खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर सिरो से कहता है कि तुम्हें इसके लिए
पे करना पड़ेगा। लेकिन सिरो उसकी बात मानने की बजाय उसे गोली मार देता है। तभी अचानक सिरो की आंख खुलती है और वो खुद को उसी कार में पाता है। तब हमें पता चलता है कि सिरो दरअसल एक सपना देख रहा होता है। सिरो अब इन चीजों से पूरी तरह से तंग आ चुका था और वो पूरी तरह से हिम्मत भी हार चुका था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जीते जी वह इस कार से बाहर नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो ट्रिगर दबाता है तो उससे गोली ही नहीं निकलती, क्योंकि वो स्लॉट खाली था और इस तरह से सिरो एक बार फिर से बच जाता है और इसी वजह से वह एक और उम्मीद जगाता है और उस गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एनरिक का कॉल आता है तो सिरो देखता है कि एनरिक उसके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी सिरो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि खाना पानी ना मिलने की वजह से उसकी पूरी एनर्जी नष्ट हो चुकी थी। इसी वजह से एनरिक कार में आकर बैठता है और सिरो से कुछ बातचीत करता है। कुछ देर बाद एनरिक के फोन में किसी का कॉल आता है, जिस वजह से एनरिक उससे ही बात करने लगता है। तो सिरो मौका देखकर एनरिक को शूट कर देता है और कार से रेंगते हुए बाहर निकलकर भागने लगता है। लेकिन सिरो की बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और प्यास की वजह से गला पूरा सूख चुका था, जिस वजह से वो हेल्प के लिए भी चिल्ला नहीं सकता था और इसी वजह से वो बंदूक से फायर करके लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तब तक इधर एनरिक कार से निकलकर बाहर आ जाता है। दरअसल वो गोली एनरिक को छूकर निकल जाती है, जिस वजह से एनरिक बच जाता है। अब एनरिक सिरो को फिर से पकड़कर कार की ओर ले जाने लगता है। एनरिक उसे कार के पास ले ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो एनरिक से सिरो को छोड़ने के लिए बोलती है। लेकिन एनरिक कहता है कि नहीं, ये मेरे आपस का मामला है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है और साथ ही कई सारे प्रेस रिपोर्टर आ जाते हैं। इतनी भीड़ देखकर एनरिक समझ जाता है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया है, जिस वजह से एनरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से वहाँ एक एमेडो नाम के रिटायर पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती है। एमेडियो एनरिक को समझाता है कि प्लीज इसे अब जाने दो, क्योंकि माना तुम्हारी 28 कार चोरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो तुम कर रहे हो वो उससे भी बढ़कर है। और इसी तरह के इमोशनली वर्ड रखकर एमेडियो उसे इमोशनल कर देता है, जिस वजह से एनरिक सिरो को जाने देता है। लेकिन एनरिक का प्लान फेल होने की वजह से वह दुखी होकर खुद को ही उस कार में लॉक कर लेता है और अपने फोन पर टाइमर सेट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि टाइमर खत्म होते ही कार ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ सिरो तो बच जाता है, लेकिन यहाँ जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसने ही खुद को क्यों मार डाला, आइए जानते हैं। असल में एनरिक जब सिरो को टॉर्चर कर रहा था तो लोग उसे ही बुरा भला कह रहे थे और उसे क्रिमिनल भी कह रहे थे, जिस वजह से वह भी खुद को दोषी मानने लगता है और इसी वजह से उसे सुसाइड करनी पड़ी। एनरिक के डेथ होने के बाद अब पुलिस को कोई भी सबूत न मिलने पर वो सिरो को भी अगले दिन फ्री कर देते हैं और फिर ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस मूवी को काफी एंजॉय किया होगा। सो दोस्तों, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सो बात बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।